नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। जहरीला कप सिरप, जी हां, जहरीला कप सिरप पीने से बच्चों की मौत हो रही है। पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। किडनी संक्रमण से मध्य प्रदेश में अब तक 24 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसमें छिंदवाड़ा के 21, पाडुना के 1 और बैतूल के 2 बच्चे शामिल हैं। बच्चों की मौत का जो कारण बने कोल्ड्रिफ्ट कप सिरप बनाने वाली कंपनी श्री सन फार्मा के डायरेक्टर गोविंदन रंगनाथन को मध्य प्रदेश एसआईटी ने गुरुवार को चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया है और आज वो मध्य प्रदेश लेकर आई है। उसे परसिया कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने रंगनाथन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उधर बच्चों को कोल्ड्रिफ्ट कप सिरप प्रिस्क्राइब करने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को भी पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। यहां पर गौर करने वाली बात है कि 4 साल से 5 साल के बच्चों को कप सिरप नहीं दिया जाता, लेकिन डॉक्टर प्रवीण सोनी ने बच्चों को कप सिरप दिया और जो सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी लापरवाही थी, और इस लापरवाही के कारण अगर प्राथमिक तौर पर देखा जाए तो जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर प्रवीण है। अब सबसे बड़ी बात है कि यह पूरा मामला मध्य प्रदेश और केंद्र और तमिलनाडु के बीच झूल रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस घटना का कोई पीड़ित है तो वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ही इस घटना का पीड़ित है। ये कप सिरप तमिलनाडु में बनी। कोई भी दवा कंपनी जिस राज्य में दवा बनाती है, उस राज्य की मेडिकल अथॉरिटी, चाहे वो ड्रग कंट्रोलर हो या फिर वहां पर डायरेक्टर हेल्थ हो, उसकी साथ में जो भारत सरकार की सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे CDSCO कहा जाता है, दोनों का एक जॉइंट ऑपरेशन होता है, जॉइंट इंस्पेक्शन होता है। उसके बाद वो फैक्ट्री में जाते हैं, फैक्ट्री को देखते हैं, उसकी दवा को चेक करते हैं, उसमें क्या मिलाया जा रहा है, ये सारी चीजें देखते हैं। उसकी अनुमति के बाद फिर ये दवा देश भर में सप्लाई होती है, कहीं भी वो कंपनी सप्लाई कर सकती है। अब इसके मानक का क्या, क्वालिटी का क्या, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो दवा कंपनी है वो खुद समय समय पर अपनी जिम्मेदारी लेती है और दवा में मिलाने वाले मानक का सेल्फ डिक्लेरेशन करती है। आपको यह भी बता दें कि ड्रग एक्ट और ड्रग रूल ये दोनों केंद्र का विषय है। केंद्र इसकी मॉनिटरिंग करता है। राज्य की कमी या गलती यह है कि राज्यों को समय समय पर दवाओं की सैंपलिंग करनी होती है। अगर यह सरकारी सप्लाई नहीं है तो, क्योंकि सरकारी अगर सप्लाई होती है तो फिर वहां पर पूरी सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन राज्य में अगर कोई प्राइवेट दवा बिक रही है, आप किसी भी मेडिकल स्टोर में चले जाइए, उस मेडिकल स्टोर में सैकड़ों सिरप भरी पड़ी रहती हैं, कई दवाएं भरी पड़ी रहती हैं, और यकीन मानिए कि आजकल तो देश भर में नकली दवाओं का एक बड़ा गोरख धंधा चल रहा है। तो प्राइवेट जितनी भी दवाएं हैं, वहां पर जो कंपनी है वो स्वतः जिम्मेदार होती है, लेकिन राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार का जो ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट है, उसके अंडर में ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि समय समय पर कुछ दुकानों पर जाकर उनकी सैंपलिंग, कभी किसी सिरप को उठा लिया, कभी किसी दवा को उठा लिया, इस तरह की सैंपलिंग वो करता रहे। दुर्भाग्यवश कि वो हो नहीं पाया। अब उसके लिए संसाधन की कमी बताई जा रही। ये माना जा रहा है कि भाई जितने ड्रग इंस्पेक्टर होने चाहिए, जितना मानव संसाधन होना चाहिए, उतना मानव संसाधन नहीं। ये तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन इन तमाम सारी चीजों में मैं आपको बता दूं कि जैसे लेबर को लेकर, फैक्ट्रियों में काम करने वाली लेबर को लेकर, लेबर एक्ट को लेकर राज्य और केंद्र के बीच एक अजीब सी स्थिति है। इसलिए हाल ही में मध्य प्रदेश ने लेबर एक्ट में कुछ परिवर्तन किए और वो परिवर्तन करके वो कैबिनेट में पास कराया है। कैबिनेट में पास कराने के बाद विधानसभा गया और विधानसभा के बाद दिल्ली भेजा, राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, उसमें परिवर्तन किया जाएगा। तो अब राज्यों को भी, इस घटना के बाद राज्यों को भी समझना होगा कि जब इस तरह की बड़ी घटना होती है तो केंद्र सरकार नहीं आती है और इस तरह की कंपनियां, जो आप फोटो देख रहे हैं गोविंदन रंगनाथन का, यह जिम्मेदार नहीं होता है। राज्य सरकार जिम्मेदार हो जाती है, राज्य सरकार की अथॉरिटी जिम्मेदारी है और हर कोई सवाल राज्य सरकार से करने लगता है, चाहे आपका लेना हो या आपका लेना नहीं हो।
जिम्मेदारी आपकी तय करने लगते हैं। इसलिए राज्य सरकारों को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि अब वो भी इसमें कानून में परिवर्तन करवाएं, और परिवर्तन कराने के लिए अब ऐसा नहीं चलेगा कि अगर ये दवा तमिलनाडु में बन रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सेंट्रल ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी है वो और तमिलनाडु के कंपनी या तमिलनाडु की राज्य सरकार का ड्रग कंट्रोलर या उसका मेडिकल सिस्टम बैठ के ज्वाइंट ऑपरेशन कर लेगा, और ये जो भाई साहब हैं ये देश भर में सप्लाई करेंगे, और देश भर में सप्लाई करके इस तरह की खतरनाक कफ सिरप बच्चों को पहुंचेगी, मरीजों को पहुंचेगी, और जब कोई बड़ी घटना हो जाएगी तो कोई भी राज्य सरकार जिम्मेदार हो जाएगी। इसलिए राज्यों को ये जो सेंट्रल ड्रग रूल और एक्ट है इसमें परिवर्तन की मांग करनी चाहिए, परिवर्तन करने के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अंततः चाहे वो मीडिया हो, लोग हों या तमाम अपोजिशन पार्टी हो, वो तो सरकार से ही जवाब मांगेंगे और मांग भी रहे, आपकी जिम्मेदारी हो या नहीं हो, लेकिन मांग रहे। अब ये जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया की बारीकी है, इसे कौन बताएगा, कौन समझेगा? लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तमिलनाडु सरकार पर जांच नहीं करने का आरोप लगाया है। बावजूद मध्य प्रदेश की एसआईटी गई और एसआईटी जाने के बाद रंगनाथन को उठाकर लाई, पर एससीए कोर्ट में उसे पेश कर दिया गया। अब तमिलनाडु सरकार को ऐसी कंपनियों को बढ़ावा देने से बचना चाहिए, या किसी भी राज्य सरकार को इस तरह की कंपनियों से बढ़ावा देना चाहिए। उधर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सीबीआई या फिर न्यायिक जांच जो मांग की जा रही थी कराने की, उसे खारिज कर दिया। एक पिटीशन लगाई गई थी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो तमाम सारी परिस्थितियां दिख रही हैं, वो परिस्थितियों के बीच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से इसकी जांच की मांग की जा रही थी, जांच कराने की मांग की जा रही थी। जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं उनसे मांग कराई जा रही थी, लेकिन खारिज कर दिया कि नहीं, उसकी अभी जरूरत नहीं। तो तमाम सारी बातों के बीच जो स्थिति परिस्थिति बनी हुई है, उन स्थिति परिस्थिति में यह पूरा मामला केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच झूल रहा है। अब जो राष्ट्रीय न्याय आयोग या सीबीआई की जो जरिए गठित करने की एक्सपर्ट कमेटी है, उसकी मांग की गई थी। जहरीले कफ सिरप मामले में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि कफ सिरप जिस फार्मूले से बनाई गई थी, उसे केंद्र सरकार 2 साल पहले ही 4 साल तक प्रतिबंध कर गई थी, और केंद्र सरकार ने कहा था कि भाई बच्चों को ना दिया जाए, 4 साल के बच्चों को इसे ना दिया जाए। इसके बाद भी बाजार में यह दवा बेची जा रही थी। यह केंद्र सरकार ने कह दिया। किसने कहा? केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने। अब 18 दिसंबर 2023 को राज्यों को उन्होंने एक आदेश भी जारी कर दिया था कि भाई क्लोरोफेनारामाइन और मेलिएट IP2 मिलीग्राम और फेनामाइन और HCl IP 5 मिलीग्राम कॉम्बिनेशन यानी कि FDC को 4 साल तक के बच्चों को ना दिया जाए, लेकिन फिर भी दिया जा रहा था। वो आदेश नंबर भी था, वो पत्र है जिसका आदेश नंबर 4/1/2022 DC के तहत जारी किया गया था। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी की ओर से जारी किया गया था। इस कॉम्बिनेशन की बात उन्होंने की थी, जो कि सिरप पर लेवल लगा रहता है, प्रचार सामग्री पर चेतावनी भी छापी जाती है, इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया था। तमाम सारी चीजें एक के बाद एक कई सारे खुलासे हो रहे हैं, और ये जो खुलासे हो रहे हैं, ये खुलासा हमारे लचर सिस्टम को प्रभावित कर रहा है। एक खुलासा और किया गया है। ये जो CDSCO है, CDSCO को तमिलनाडु की कफ सिरप कंपनी श्री सन फार्मास्यूटिकल की जानकारी थी ही नहीं, ये कह रहा है CDSCO, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी है, कि भाई हमें इसकी जानकारी ही नहीं। लेकिन जब जांच हुई तो श्री सन फार्मास्यूटिकल कंपनी जांच के 364 पैरामीटर में से 38 पैरामीटर में खरी ही नहीं उतर पाई। श्री सन फार्मास्यूटिकल कंपनी करीब 38 पैरामीटर में क्रिटिकल कंडीशन की थी। यह खुलासा हुआ है कि श्री सन फार्मास्यूटिकल कंपनी बिना जांच किए दवा को सप्लाई कर रही थी। ऐसे में CDSCO कफ सिरप में हजारों कंपनियों की ऑडिट करने जा रही है। अब करने से क्या होता है? जब चिड़िया चुग गई खेत, 24 बच्चे मर गए मध्य प्रदेश का, उनका जिम्मेदार कौन होगा? यह बड़ी अजीब सी स्थिति। हम छिंदवाड़ा चलेंगे, छिंदवाड़ा में हमारे संवाददाता मौजूद होंगे,
उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि आज रंगनाथन को परसिया कोर्ट में पेश किया गया है। उनके पास चलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन जो तमाम परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के मद्देनज़र ये केंद्र सरकार, तमिलनाडु की सरकार और मध्य प्रदेश के बीच का मामला है। तीनों स्टेट के बीच का मामला, और तीनों स्टेट टेबल टेनिस खेल रहे हैं। अगर कोई नियम है तो नियम ये है जो मैंने आपको बता दिया कि भाई जहां पर भी जिस स्टेट में दवा बिक रही है, उस स्टेट की ड्रग अथॉरिटी और सेंट्रल का जो CDSCO डिपार्टमेंट है, जो एजेंसी है, वो ज्वाइंट ऑपरेशन करती है। ज्वाइंट ऑपरेशन करके सारी चीज़ें कंपनी की देखती है, उनका सिरप देखती है, जांच करती है, उसके बाद अनुमति देती है। वो प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स पर देश में आप कहीं भी बेच सकते हैं। अब ये कंपनी की जिम्मेदारी है या फिर तमिलनाडु की जिम्मेदारी है? डॉक्टरों की भी जिम्मेदारी है कि कम से कम डॉक्टर ड्रग लिखते समय, दवाई लिखते समय एक बार समझ लें। हमारे पास आफाक हैं छिंदवाड़ा से, हमारे संवाददाता, उनके पास चलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। आफाक, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की जो SIT गई थी, वो SIT रंगनाथन को लेकर आ गई है, परसिया कोर्ट में पेश कर दिया गया है। किस तरह की जानकारी आ रही है, ये किस तरह की कार्रवाई हुई और क्या वहां पर कोर्ट में क्या हुआ? बिल्कुल मनोज जी, देखिए लगातार हम आज सुबह से इस पर नजर बनाए हुए हैं। जब से रंगनाथन को SIT छिंदवाड़ा लेकर आई है, छिंदवाड़ा जब SIT लेकर पहुंची तो उसके बाद परासिया थाने उसको लाया गया, जहां पर अपराध दर्ज किया गया है उन मासूम बच्चों के कत्ल का, जो कि किडनी फेल होने की वजह से, एक तरह का कत्ल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि किडनी फेल होने की वजह से उनकी मौत हुई। और ये जो इल्जाम है वो कफ सिरप पर है, जो कोल्ड्रिफ्ट नामक कफ सिरप है, और वो श्रीसन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी में बनती है, जिसका ओनर है रंगनाथन गोविंदम। और ये प्रिस्क्राइब कर रहे थे डॉक्टर प्रवीण सोनी, जो कि परासिया के रहने वाले हैं। वो इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। और जब आज SIT रंगनाथन को लेकर आई, वो SIT ने उसको अब देर शाम को न्यायालय में प्रस्तुत किया, क्योंकि दिन भर से कड़ी सुरक्षा में उसको रखा गया था। यहाँ पर बाकायदा पेरेंट्स जो पहुंच रहे थे, जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, और वकीलों में भी काफी रोष देखा गया। फिर न्यायालय में उसको प्रस्तुत किया गया, जहां पर किसी भी वकील ने रंगनाथन का केस लड़ने से साफ साफ इनकार कर दिया है कि कोई भी वकील रंगनाथन का केस नहीं लड़ेगा। उसके बाद जो न्यायालय है उसने पुलिस को 10 दिनों का रिमांड दे दिया है। रंगनाथन से परासिया पुलिस 10 दिनों तक पूछताछ कर सकती है, जहां उसे ले जाना है वहां वो ले जा सकती है। जो भी तफ्तीश करनी है वो कर सकती है, क्योंकि जो फैक्ट्री है वो कांचीपुरम में है। चेन्नई से रंगनाथन को अरेस्ट किया गया मनोज जी, और उसके बाद अब तमाम जो तथ्य हैं वो खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि फैक्ट्री ले जाना उसको बाकी है, और उसके जो लिंक्स है उन पर भी तमाम जो पूछताछ है वो होनी है। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब लेने हैं, क्योंकि छोटा मोटा मामला नहीं है। 21 मौत तो सिर्फ छिंदवाड़ा में हो गई कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप पीने की वजह से, 1 मौत पांडुरना की है, 2 मौत बैतूल की है। यह आंकड़ा और अभी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और जैसा कि कोल्ड्रिफ्ट सिरप में 48.6% डाइथीन ग्लाइकॉल मिला, ये तमिलनाडु सरकार की जांच रिपोर्ट कहती है। उसके आधार पे जो कफ सिरप है वो एक तरह का जहर बन गया, तो ये जहर बच्चों की बॉडी में गया, और यही कहीं ना कहीं कारण माना जा रहा है बच्चों की मौत का। तो अब 10 दिनों तक SIT और परासिया पुलिस तफ्तीश करेगी, पूछताछ करेगी। उसके बाद इन 10 दिनों में और क्या तथ्य निकलकर सामने आते हैं, इन पर हम लगातार नजर लगाए हुए हैं। जी मनोज जी। आफाक, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि जब ये SIT वहां पर गई और SIT रंगनाथन को लेकर आई, तो इस बीच रंगनाथन ने बहुत सारी बातचीत भी की होगी, या कोर्ट में जब रंगनाथन को पेश किया गया तो रंगनाथन ने क्या कुछ कहा? SIT से कुछ कहा, कोर्ट से कुछ कहा? वो अपने साथ किसी वकील को लेकर आए, अपने परिवार के लोगों को आए, अपने बचाव में उन्होंने कोई तर्क दिया? मनोज जी, बेहद चौंकाने वाली बात यह नजर आई कि जब उसको चेन्नई से SIT की टीम लेकर आई है, पहली बात तो वो अपने घर पे नहीं मिला, SIT की टीम उसके घर पर पहुंची दबिश देने, और फिर वो किसी रिश्तेदार के यहाँ मिला है। जब SIT की टीम उसको लेकर आई है तो उसके बचाव के लिए कोई वकील जो है वो नहीं आया है, जबकि इतनी बड़ी फार्मेस्ट कंपनी वो चला रहा है, तो उसकी तरफ से कोई भी वकील जो है वो फिलहाल अपेयर नहीं हुआ है। और इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि उसका एक बेटा है जो अमेरिका में रहता है, और एक बेटा है जो कतर में रहता है, तो दोनों बेटे उसके बाहर हैं। वाइफ के बारे में कोई स्टेटस क्लियर नहीं हो पाया है, ये भी जो है हमें पता चला है, क्योंकि ऑफिशियली तो कोई बयान नहीं दे रहा है। तो बेटे दोनों विदेश में हैं,
उसकी तरफ से कोई वकील आया नहीं, वो खुद यहाँ पर आया है। एक एक्सक्यूज वो जरूर दे रहा है कि मैं 75 साल मेरी उम्र है, 75 से 76 साल उसकी उम्र है, और वो ये भी कह रहा है कि मुझे बेहद सारी बीमारियां हैं, मैं बीपी का मरीज हूं, मैं हार्ट का मरीज हूं। ये तमाम एक्सक्यूजेस जो हैं वो रंगनाथन देता हुआ नजर आ रहा है एसआईटी को और पुलिस को। ये भी हमें पता चला कि रास्ते भर जब उससे बात हुई तो उसने बताया कि किस तरह से वो 45 सालों से इस बिजनेस में है, वो ये काम कर रहा है, 45 सालों से वो ये दवा बना रहा है। उसने अपनी सफाई दी है कि उसे नहीं पता था कि एक बैच इस तरह से कंटेमिनेट होगा और ये बैच सिर्फ एक क्षेत्र में जाएगा जो वहां पर इस तरह से तबाही मचाएगा। तो फिलहाल कोई भी वकील उसने नहीं लेके आया है। हाँ, लेकिन आने वाले वक्त में ये उम्मीद की जा रही है, क्योंकि जैसा कि छिंदवाड़ा का जो अधिवक्ता संघ है, छिंदवाड़ा का भी और परासिया का भी, ये दोनों अधिवक्ता संघ ने मना कर दिया है उसका केस लेने से। तो इस बात की संभावना जरूर है कि उसको कोई बाहर से वकील आएगा जो उसकी तरफ से अपेयर होगा। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि हम लगातार इस बात की संभावना जता रहे थे कि पुलिस इसमें लंबा रिमांड लेगी, और लंबा रिमांड पुलिस को मिला। 10 दिनों का रिमांड पुलिस ने इसमें ले लिया। जी मनोज जी। अफाक के यहाँ पर गौर करने वाली बात है, जैसे कि आपने बताया, उसने कहा कि एक पर्टिकुलर बैच है और वो बैच इतना प्रदूषित था कि और वो एक ही इलाके में चला जाएगा और वहां पर इतना असर पड़ेगा। यानी कि ये तो उसने मान लिया कि एक बैच जिसमें बहुत ज्यादा जहरीला कफ सिरप था या उसमें जो जहरीले पदार्थों की जो मात्रा थी वो बहुत ज्यादा हो गई। लेकिन मध्य प्रदेश का जो स्वास्थ्य विभाग है उसने मध्य प्रदेश के कई इलाकों से इस सिरप को उठाया है। तो क्या बाकी के सिरप की रिपोर्ट आ गई है जिससे ये पता चले कि केवल एक बैच ही था या पूरे प्रदेश में या बाकी दूसरे राज्यों में भी कफ सिरप की यही स्थिति थी? बिल्कुल मनोज जी, देखिए इस बात की तफ्तीश की जा रही है, और जैसा कि अब ये बात हमें पता चली कि उसने ये कहा है कि उसे नहीं पता था कि ये बैच कंटेमिनेट हुआ है और उसकी बॉटल्स एक पर्टिकुलर क्षेत्र में पहुंची हैं। जैसा कि ड्रग डिपार्टमेंट के अधिकारियों से हमने बात की तो उन्होंने ये बताया था कि सबसे ज्यादा जो कोल्ड ड्रिंक सिरप की मध्य प्रदेश में जो कंजम्पशन है वो जबलपुर जोन में है, और जबलपुर जोन में छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, नरसिंहपुर ये तमाम इलाके आते हैं, और उसमें से भी जो सबसे ज्यादा कंजम्पशन है वो छिंदवाड़ा में है। छिंदवाड़ा में इसलिए क्योंकि डॉक्टर प्रवीण सोनी की पत्नी और डॉक्टर प्रवीण सोनी का भतीजा यही इसके स्टॉकिस्ट हैं, और प्रवीण सोनी ही इसमें साझेदार हैं। और प्रवीण सोनी एक ऐसे डॉक्टर हैं जो रोजाना 100 से 200 ओपीडी, देखिए बहुत चौंकाने वाला ये आंकड़ा है। उनसे बात हुई, उनका ये साफ कहना है कि 5000 बच्चों को उन्होंने पिछले 1.5 महीनों में देखा था, जिसमें से 200 बच्चों को उन्होंने कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप जो है वो प्रिस्क्राइब किया है। 150 कफ सिरप जो है वो सिर्फ फरासिया क्षेत्र में बटे, जिसमें से 60 से 70 बॉटल्स इनने रिकवर कर ली हैं। हालांकि आज सुबह से हम अधिकारियों से बात करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनकी भी व्यस्तता थी, और आज इस तरह से पूरा माहौल यहाँ पर गरमाया हुआ था, तो इस पर भी हम ऑफिशियल बयान उनसे जरूर लेंगे। लेकिन फिलहाल हमारी उनसे ऑफिशियली फोन पर तो बात हो ही गई थी, जिसमें उन्होंने साफ किया कि 60 से 70 बॉटल्स उन्होंने जो है वो ले ली है। अब वो इस बात का पता लगा रहे हैं कि क्या इस बैच की बॉटल्स और भी जगह गई हैं, और अगर गई हैं तो क्या बच्चों को कोई नुकसान हो रहा है और किस तरह से उसको रिकवर किया जाएगा। ड्रग डिपार्टमेंट की कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी कमी और लेट लतीफी नजर आती है, क्योंकि अब तक तकरीबन आज देखिए कि 45 डेज हो चुके हैं ये सिलसिला शुरू हुए, 20 दिन से मामला गरमाया हुआ है, और 20 दिनों में अब तक ना इनकी जांच रिपोर्ट आई है, ना ये किसी एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंचे हैं कि हाँ भाई यहां से जो है अब चीजों को रोका जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अफाक का, जो विस्तार से हमें जानकारी दे रहे थे इस पूरे मामले पर। वाकई बहुत चौंकाने वाली बात है कि ये जो प्रवीण सोनी डॉक्टर हैं ये उतने ही भागीदार हैं जितने कि रंगनाथ भागीदार हैं। ये उनके व्यवसाय में भागीदारी कर रहे थे, इस कप सिरप के मुनाफे में वो भारी पैसा कमा रहे थे, इसलिए इस कप सिरप को लिख रहे थे, और 150 लोगों को, 150 बच्चों को ये कप सिरप दी गई है जिसका जिक्र अफाक कर रहे थे। खुद एसडीएम ने कहा है कि 70-80 बॉटल हमने अब तक रिकवर कर ली हैं। तो परासिया, छिंदवाड़ा, जबलपुर का बाकी का इलाका, कई सारे और डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश के बाकी के इलाके, वहां पर भी ये कप सिरप गई है। क्या वहां पर भी बच्चों में कोई ऐसी विसंगति या कोई ऐसी परेशानी देखी जा रही है किडनी में या उनके पेशाब रुकने में? इसके लिए सरकार बहुत गंभीरता से अध्ययन कर रही है, जांच कर रही है, क्योंकि ये बहुत चौंकाने वाला विषय है। तमाम एजेंसियां एक दूसरे से हाथ झाड़ने की कोशिश में लगी हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, दुर्भाग्य इस बात का है कि जनता इन मुद्दों को लेकर क्या वोट देती है, क्योंकि अगर इन्हीं मुद्दों को देखकर या इन्हीं मुद्दों को समझकर वोट दे रही होती ना, तो शायद
अभी तक उबाल आ गया होता, भोपाल से लेकर परसिया से लेकर और दिल्ली तक, लेकिन नहीं आया है, तो इसके पीछे का कारण आप बहुत गंभीरता से समझते हैं। जो आम आदमी की मूलभूत सुविधाएं हैं, जिनमें बिजली है, पानी है, सड़क है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, क्या अब उन्हें लेकर वोट किया जाता है, या कई और दूसरे विषय हैं जिन्हें मत दिया जाता है और उन पर चुनाव केंद्रित हो जाता है, और फिर अपने आप को जनता ठगी सी महसूस करती है, और फिर ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं जैसे कि अभी आपके सामने है। क्या कहा जाए। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।